एक आदमी होता है जिसका नाम संजय होता है। वो 112 नंबर पे फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि साहब मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। पुलिस की एक टीम अपने गाड़ी से एक गली में आती है और गली में आने के बाद संजय को फ़ोन करती है कि हम लोग इस गली में खड़े हैं और तुम हमारे पास में आ जाओ। संजय उसके गाड़ी के पास में जाता है और जाने के बाद वो लोग पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको कैसा हेल्प चाहिए बताओ। तब संजय कहता है साहब मेरी एक बेटी है 19 साल की जिसका नाम मनीषा है, जो यहीं के पास के विद्यालय में पढ़ाती थी और सुबह में गई है और शाम हो गया अभी तक लौट के नहीं आई है, तो मैं आप लोगों का फ़ोन किया था। पुलिस कहती है ठीक है, वो कहीं पे चली गई होगी, ऐसे वैसे बात करती है। तभी पिता संजय गुस्से में थोड़ा बोलते हैं कि आप लोग को ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तब पुलिस वाले शांत होते हैं और संजय जी को गाड़ी में बैठाकर उस विद्यालय में लेके जाते हैं। विद्यालय में जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसी के अंदर 3 आदमी बैठे हुए हैं। तीनों आदमी से जब पुलिस और ये संजय पूछते हैं कि यहाँ पे आप लोग मेरी बेटी को देखे हैं जिसका नाम मनीषा है और सुबह में आई थी लेकिन अभी तक घर नहीं गई, वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। उसी में से एक आदमी कहता है कि वो तो यहाँ पे नहीं आई थी। बाद में ये भी कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, क्योंकि आज हर जगह में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाते हैं। और पुलिस जो काम के लिए आई रहती है अपनी ईमानदारी से वो पुलिस काम भी नहीं करती। अगर पुलिस चाहती तो उसी टाइम उन तीनों को टाइट करती, अपने तरीके से पूछती, तो शायद सच्चाई बाहर आ जाता, सीसीटीवी कैमरे देख लिए जाते। लेकिन उसके बाद एक ऐसा कांड होता है, उसके बाद पूरा हरियाणा ही समझ सकते हैं रास्ते पर उतर जाता है, जगह जगह प्रदर्शन होने लगता है उस मनीषा के लिए। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे, आखिर वहां पे हुआ क्या था और वो मनीषा कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था, कैसे उसके पिता ने पुलिस को बुलाया था। तो पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है भिवानी। भिवानी का ही एक गांव लगता है दाढ़ी लक्ष्मण। वहीं की एक लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है, जो 19 साल की रहती है। और वो एक दिन स्कूल एक ज्वाइन की रहती है 1 महीना पहले, और 11 अगस्त को जब वो स्कूल जाती है और शाम तक नहीं आती है, तब उसके पिता जो रहते हैं, हमारी बेटी गई तो गई कहाँ और अभी तक आई नहीं। और उसी दिन 11:23 पे संजय को फोन भी आता है। वो लड़की फोन भी करती है जो मनीषा रहती है कि पापा मैं थोड़ा लेट हो जाएगा मेरे को आने में, मुझे एक नर्सिंग का फॉर्म लेना है। तो पिता कहते हैं संजय का ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से चली आना। 11:23 पे फोन आता है। फिर उसके बाद लगभग 2 बजे के टाइम में, 1 बजे के टाइम में एक और फोन घर पे आता है। शायद मनीषा ने कोई सूट ऑर्डर किए रहते तो अपनी मौसी को फोन करती है और फोन करने के बाद कहती है कि अगर मौसी आप घर पे होंगी तो हमारा सूट ले लीजिएगा। मौसी कहती है हम तो काम में बिजी हैं, तुम अपने दादाजी को फोन करो। उसके बाद मनीषा अपने दादाजी को फोन करती है। अब 2 बज जाता है। 2 बजे के बाद जब मनीषा स्कूल से निकलती है तो हमेशा वो वैन में आती थी जाती थी, उसके घर थोड़ा सा ही दूर पे था। तो वैन वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको कहती है कि भैया आप चले जाओ और मुझे कुछ फार्म लेना यहीं से नज़दीक से, और लेके मैं घर चली जाऊंगी। अब उसके बाद शाम हो जाता है। 6:26 पे एक संजय को मिस कॉल आता है, यानी कि मनीषा के पिता को मनीषा के नंबर से मिस कॉल आता है। उसके बाद जब इसके पिता इधर से फोन करते हैं तो फोन लगता ही नहीं है, फोन कोई उठाता ही नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी कहते हैं देखो पुलिस को फ़ोन करो। तब ये पुलिस को फ़ोन करते हैं 112 नंबर पे, और पुलिस आती है। और पुलिस को जैसा काम करना चाहिए था, ईमानदारी से जैसे जांच करना चाहिए था, पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करती है, उल्टा वो शर्मनाक बातें कर रही होती, कहीं आपकी लड़की चली गई हो, किसी के साथ में भाग गई होगी। इसके बाद संजय जी को गुस्सा आता है, वो पुलिस वाले को डांटते हैं, फिर उसको कॉलेज भी लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले ईमानदारी से काम नहीं करते। वहाँ जाने के बाद इन लोगों का पर्चे उर्चे वाला कोई मिल जाता है तो लोग हंसी हंसी से बात करते हैं, लेकिन इन लोग को ये नहीं लगता है कि किसी का बेटी खो गया है, कोई शाम से घर नहीं आया है सुबह से, और ये लोग इधर हंसी मजाक चल रहा होता है। इसके बाद वो पुलिस वाले कहते हैं जो 112 नंबर पर आए रहते हैं कि आपको जाके पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा, हम लोग तो पूरी कोशिश कर लिए हैं और आपकी बेटी नहीं मिल रही है। अब जो संजय होते हैं अपने घर पे पूछते हैं, शाम हो गया रहता है, 8-9 बज गया रहता है। वो सोचते हैं ठीक है सुबह जाके हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे। फिर उसके बाद सुबह 8 या 9 बजे ये लोग लोहारू पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं 12 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त को लड़की मनीषा गई रहती है और घर नहीं पहुंची रहती है। 12 अगस्त को 8 या 9 बजे ये लोग
पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं लोहारू का, और जाने के बाद वहाँ पर जो एसएचओ अशोक कुमार रहते हैं और एसआई शकुंतला जो रहती हैं एसआई, इनके सामने एफआईआर दर्ज होता है। पूरा दिन भर वो लोग खोजते हैं लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चलता है, और ये लोग भी अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। जो एसआई शकुंतला रहती हैं ये भी कुछ काम अच्छे से नहीं करते। ये लोग भी कहते हैं कि आपकी बेटी शायद कहीं चली गई होगी, किसी के साथ में प्यार करती होगी तो भाग गई होगी। अब एक पिता को ये समझ में नहीं आता था कि मैं किसके पास में जाऊं, किससे मदद मांगूं। वहां पे 3 पुलिस वाले आए थे, वो भी ऐसे बात कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसे बात कर रहे हैं। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब 12 अगस्त की रात को जब पुलिस कुछ नहीं करती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन से आने के बाद विद्यालय जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि आप लोग मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, मेरी बेटी आई थी, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, इससे पता चल जाएगा। लेकिन विद्यालय वाले सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, उसके बाद जो भी चीज होगा सामने आएगा। फिर 13 अगस्त आ जाता है। 13 अगस्त की सुबह सुबह एक लोहारू गांव क्षेत्र का एक सिंघानी गांव होता है, उसी के पास एक नहर रहती है, और नहर के पास एक अज्ञात आदमी देखता है कि एक लाश पड़ी हो। पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर जाती है, भीड़ जुट जाता है, और जो एसआई शकुंतला होती है वो संजय को फोन करती है। फोन कर कहती है कि आप आ जाइए, यहाँ पे एक लाश हम लोग को मिला है और आप लोग को शनाख्त करना है, कहीं आपकी बेटी तो नहीं है। अब घर वाले रो रो को बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद घर वाले जितने भी लोग रहते हैं उस नहर के पास पहुंचते हैं, लेकिन कपड़ों को देखकर संजय और उनके जितने भी घर वाले रहते हैं सब कोई पहचान लगते हैं, रोने और चीखने चिल्लाने। लेकिन जिस रूप में बेटी की लाश मिलती है, बॉडी मिलती है, उसकी कल्पना कोई भी नहीं किया था। और गले पे भी इतना तेज हथियार से मतलब बार बार हमला किया गया रहता, पूरा नली बाहर आ गई रहती जो सांस लेने की रहती है, और लड़की बहुत बेरहमी से वहीं पे उसको मार के फेंक दिया गया रहता है। अब इसके बाद इधर गांव के लोग बढ़ने लगते हैं, जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं, और हर जगह मनीषा के इंसाफ के लिए लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि इतनी दरिंदगी तरीके से कौन इतना हत्या कर सकता है। उसके बाद हर जगह जब पुलिस करने लगती है, तुरंत पुलिस उसके बाद इसको लाश को लेके जाती है और पोस्टमार्टम के लिए उसको सिंघानी भीमानी का हॉस्पिटल में रख दिया जाता है। और पोस्टमार्टम होने के बाद 14 अगस्त को जब लाश के बॉडी को दिया जाता है, तब घर वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमको बॉडी नहीं चाहिए, हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आप लोग आरोपियों को नहीं पकड़ेंगे। अब उसके बाद जगह जगह धरना प्रदर्शन हर रोड पर होने लगता है। अब इतना ज़्यादा रोड जाम होने लगते हैं, धरना प्रदर्शन होने लगता है कि ये बात सरकार तक चली जाती है। अब सरकार के जाने के बाद आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सब कोई इस केस में आने लगते हैं और आने के बाद सफाई देने लगते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो पुलिस ने पहले लिता-छुती किया था, अगर पुलिस पहले दिन जो 3 पुलिस वाले आए थे, पहले दिन जिस दिन मनीषा गायब हुई थी, शाम को घर नहीं आई थी, अगर वो लोग चाहते तो उसका सीडीआर निकालते, मोबाइल लोकेशन निकालते, तो शायद मनीषा बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अच्छे से नहीं लिया। तो जो पहले पुलिस के अधिकारी बड़ी बड़ी जब इस केस में शामिल होते हैं तो उन तीनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो अशोक कुमार रहते हैं, जिस दिन रिपोर्ट लिखवाया गया था, अगर वो भी ईमानदारी से किए रहते काम तो शायद मनीषा बच जाती, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और एसआई शकुंतला को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी अच्छे से जाँच नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद वहां का जो चार्ज दिया जाता है वो सुमित कुमार आईपीएस को दिया जाता है, जो 2014 का आईपीएस बैच के थे, वो ईमानदार एक पुलिस ऑफिसर है, उनको वहां का चार्ज दिया जाता है कि आप अब इसका केस देखिए और आपके अंडर में सब चीज होता रहेगा। तो सोच सकते हैं एक पिता की बेटी इधर ढूंढी जा रही थी और पुलिस उधर मजाक पे मजाक कर रही थी, लेकिन फिलहाल सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो लाइन हाजिर है उनको भी अच्छे से क्लास लिया जाएगा। तब यहाँ पे ये बात है कि कौन ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए और भी कहानी में कैसे कैसे सामने से खुलासे होते रहते हैं। अब सरकार को भी सामने आना पड़ता है, और आने के बाद पहली बार तो इस लड़की का पोस्टमार्टम हो गया रहता है, और फिर दूसरी बार इसका पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई में होता है कि बाद में मिलाया जाएगा क्या वहाँ का जो रिपोर्ट है और यहाँ का जो रिपोर्ट है एक है या नहीं है। वहाँ पे 3 डॉक्टर के मतलब देख रेख में पोस्टमार्टम होता है, फिर पीजीआई में भी ऐसा होता है। लेकिन बाद में 18 अगस्त को एक सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल होने लगता है, और पत्र में दावा किया जाता है कि जो मनीषा है वो पहले गई थी एक दुकान पे जाने के बाद 600 का कीटनाशक दवा लिया था और बाद में वो पी लिया था। और उसमें जो लिखा हुआ है वो रोमन भाषा में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में आप लोग को बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से पाला पोसा, मेरे बाबूजी, मेरे पापा, मेरे अम्मा, मैं ये चीज़ बनना चाहती थी और अपनी मर्जी से मैं आप लोगों से दूर हो रही हूँ, और कोई है तो इनका ख्याल रखना।
अब बाद में जांच के बाद में पता चल जाएगा क्या वो मनीषा का राइटिंग है या मनीषा लिखी है, लेकिन घर के वाले जितने भी सब कोई कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी बेटी ने सब चीज़ नहीं लिखा है। तो क्या केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, और इसमें 5-4 बिंदु अहम है। क्या जो 18 अगस्त को ये जो लेटर मिला है, जिसे पुलिस वाले या जो भी चीज़ सामने आया है, ये 13 अगस्त को जब मनीषा की लाश मिला तो ये क्यों नहीं दिखाया गया, और 13 अगस्त मिलने के बाद और 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई थी, तो 13 अगस्त को उसका लाश मिला, तो 2 दिन वो खेतों में जब पड़ी थी, जब वो मतलब पॉइजन पी ली थी, कीटनाशक दवा पी ली थी, तो क्यों किसी का नजर नहीं किया, क्यों अचानक 13 अगस्त को ही सुबह में वो दिख गई। वो दिखना चाहती तो 12 अगस्त को भी दिख जाती, 11 को भी दिख जाती, क्योंकि वो ऐसा रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो 13 अगस्त की कैसे डायरेक्ट दिख गई, और उसके बाद वो गले पे इतना गहरा चोट कैसे आया, मतलब अगर वो दवा पी के मर गई थी तो कैसे सब चीज़ हुआ है। तो इसके लिए पूरा हरियाणा भी प्रदर्शन कर रहा है, और जगह जगह बस यही चीज़ हो रहा है कि कैसे भी उसके कातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला है कि आखिर में कैसे ऐसे हो गया, कौन किया है। पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है, और पूरा हरियाणा प्रदेश यही कह रहा है कि अभी ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, और जो असली कातिल होगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि यार किसी की बेटी चली गई है, किसी घर की मतलब खुशी चली गई है। आप लोग सोच सकते हैं 11 अगस्त को जब वो गायब हुई थी और 13 अगस्त को लाश मिला, उसके बाद 5-6 दिन बाद और कुछ पुलिस वाले भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो हो ना हो यहाँ पे कुछ ढिलाई भी दिखाई गई है। पुलिस अगर उसी दिन अच्छे से जांच की होती तो शायद मनीषा मिल जाती। लेकिन आगे देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है, कौन कौन सामने आता है, क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम जितनी भी चीज़ें वहाँ से मिली थी, जहाँ से मनीषा की लाश मिली है, सबकी जांच हो रही है। तो बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, क्या ये केस सीबीआई को दिया जाएगा। तो ये थी कहानी आज की, जो एक अच्छी लड़की थी, जो अपने घर की प्यारी बिटिया थी, बहुत सीधी, बहुत सिंपल थी, घर के लोग भी कह रहे हैं, उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। और घर वाले बेचारे जिससे भी मदद मांग रहे थे, शुरू में कोई भी मदद नहीं किया। अगर पुलिस वाले उसी दिन मदद कर दिए होते तो शायद मनीषा आज अपने घर होती। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। जहां भी रहे तो सेफ रहे, अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास नहीं करें, और कहीं भी अनजान जगह पे जाने से बचें। जहां तक है कि अपने घर वालों के साथ में जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।